आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे नक्शे पर सिर्फ कुछ नीली रेखाएं नहीं है। ये नदियां हमारी रगों में दौड़ते खून की तरह हैं। बिल्कुल। और हजारों साल पहले हमारी सभ्यताएं इन्हीं के किनारे बसनी शुरू हुई। हाँ, हमारी खेती, अर्थव्यवस्था, हमारे बड़े बड़े शहर, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। तो आज हम इसी जीवन रेखा को गहराई से समझने वाले हैं और हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है डायमंड एकेडमी 245 द्वारा दिए गए भारत की प्रमुख नदियों के विस्तृत नोट्स। जी, डायमंड एकेडमी 245 के नोट सच में इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। जब हम किसी नदी को देखते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ पानी का एक बहाव नजर आता है, लेकिन असल में वो एक पूरा इकोसिस्टम है। एक पारिस्थितिकी तंत्र। बिल्कुल। हाँ, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम। एक नदी जब पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक जाती है तो वो सिर्फ पानी नहीं ले जाती। लाखों जीवों, घने जंगलों और इंसानी बस्तियों का वजूद उसी पर निर्भर करता है। तो चले इसे विस्तार से समझते हैं। डायमंड एकेडमी 245 के नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है जल विसर्जन या वाटर डिस्चार्ज के बारे में। जी, पूरे भारत का ज्यादातर 77% जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपना पानी ले जाती हैं, और बाकी का सिर्फ 23% जल अरब सागर की तरफ जाता है, जहां सिंधु और नर्मदा जैसी नदियां उसे पहुंचाती हैं। एकदम सही पकड़ा। ये जो अनुपात है ये सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं है, ये हमारे देश के भौगोलिक ढलान को दर्शाता है। भारत का ज्यादातर हिस्सा पूर्व की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए ज्यादातर नदियां उसी तरफ बहती हैं। बिल्कुल। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भूगोल सिर्फ रटने की चीज नहीं है। हाँ, मतलब जब हम इसके पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। सही कहा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम भारत की नदियों के वर्गीकरण को देखें तो नोट्स में इन्हें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है हमारी हिमालयी नदियां और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। जो दक्षिण भारत के पठारों से निकलती हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। मैं भी यही सोच रही थी कि ये अंतर इतना गहरा है कि लगता है जैसे दो अलग अलग तरह की प्रणालियां काम कर रही हूँ। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि हिमालयी नदियां भूवैज्ञानिक दृष्टि से काफी नई हैं। आप कह सकते हैं कि वे अभी युवा अवस्था में हैं। यंग है। हाँ, चूंकि ये बहुत ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलती हैं, इसलिए इनके पास गजब की ऊर्जा और रफ्तार होती है। इन्हें बर्फ पिघलने से भी पानी मिलता है और बारिश से भी। तो ये 12 मासी होती हैं, साल भर इनमें पानी रहता है। एकदम सही। और अपनी इसी तेज रफ्तार के कारण ये नदियां पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बनाती हैं, जिन्हें गॉर्ज कहते हैं, और मैदानी इलाकों में आकर बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि इसके उलट जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वे एक बहुत ही परिपक्व अवस्था में है, प्राचीन है। हाँ, उनका रास्ता सुनिश्चित हो चुका है। बिल्कुल। वे अपना रास्ता ज्यादा नहीं बदलती। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है, इसलिए ये मौसमी नदियां होती हैं। ये तुलना सच में चीजों को साफ कर देती है। मतलब हिमालय की नदियां अभी भी अपना रास्ता खोज रही हैं, विसर्प या मियांडर्स बना रही हैं, जबकि दक्षिण की नदियां अपने स्थायी मार्ग पर चल रही हैं। जी, एकदम सही। तो चलिए हिमालय के इन दिग्गजों से ही शुरुआत करते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम आता है गंगा नदी का, जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है ना? हाँ, गंगोत्री हिमनद में इसे भागीरथी के रूप में जाना जाता है, और इसका असली स्वरूप तब सामने आता है जब ये देवप्रयाग पहुंचती है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो विशाल जलधारा बनती है उसे हम गंगा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। और इसका अपवाह तंत्र तो लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। जी, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम पॉइंट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, राज्यों के अनुसार इसकी लंबाई। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज करता है। लोगों को लगता है गंगा मतलब सिर्फ उत्तराखंड या बंगाल, लेकिन इसका सबसे लंबा सफर उत्तर प्रदेश में तय होता है, 1450 किलोमीटर। और उत्तराखंड में सबसे कम सिर्फ 110 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में 520 और बिहार में 445 किलोमीटर। ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत काम की हैं। और गंगा की सहायक नदियां भी तो बहुत सारी हैं। बिल्कुल। दाहिने तट से यमुना और सोन जैसी नदियां आकर मिलती हैं, और बाएं तट से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां अपना पानी गंगा में लाती हैं।
यमुना का नाम आते ही तो यमुनोत्री हिमनद की याद आ जाती है, जो बंदरपूंछ श्रेणी से निकलती है। हाँ, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दिल्ली और आगरा जैसे शहर इसी के किनारे बसे हैं और प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम यमुना की एक सहायक नदी चंबल की बात करते हैं। चंबल, जहाँ की उत्खात भूमि या बैडलैंड्स बहुत मशहूर है। हाँ, बीहड़। पानी के तेज बहाव ने वहां की मिट्टी को इस तरह से काटा है कि गहरी खाइयां बन गई हैं। भूगोल सच में हैरान करता है। अब अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलें, तो वहाँ एक और विशाल नदी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की यात्रा तो किसी कहानी जैसी है। इसके नामकरण का सफर बहुत अद्भुत है। मतलब ये तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। जी, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। और फिर असम में आकर ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। बिल्कुल। और अंत में जब ये बांग्लादेश में जाती है तो वहां इसे जमुना कहा जाता है। तो उद्गम भी तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास से होता है, बोखरचू हिमनद से। जी। और इसे तिब्बत में सिंगी खंबान कहा जाता है, यानी शेर का मुख। इसकी कुल लंबाई करीब 3180 किलोमीटर है। 3180। और सिंधु नदी प्रणाली की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जिन्हें हम पंचनद कहते हैं। इनमें चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है और एक बहुत ही खास तथ्य यह है कि इसी सिंधु या इंडस नदी के नाम से ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। ये सच में एक गर्व की बात है। अब हिमालयी नदियों से थोड़ा नीचे आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखाओं की तरफ। और यहाँ नर्मदा नदी का जिक्र बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये अमरकंटक पठार से निकलती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इसकी दिशा है। ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। ये नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली मतलब जमीन का बीच से धंस जाना। हाँ, जैसे अगर एक लंबी बिस्किट या बार को मोड़ा जाए तो बीच का हिस्सा नीचे धंस सकता है। धरती की हलचल से लाखों साल पहले वहां की जमीन नीचे धंस गई और उस घाटी का ढलान पश्चिम की तरफ है। तो नर्मदा के पास उसी ढलान पर बहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था? एकदम सही। ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। जबलपुर का मशहूर धुआंधार जलप्रपात भी इसी नदी पर है। और मैंने डायमंड एकेडमी 245 के नोट्स में पढ़ा था कि ये डेल्टा नहीं बनाती। नहीं, डेल्टा नहीं बनाती। कठोर चट्टानों के बीच से बहने के कारण ये गाद नहीं लाती। इसलिए समुद्र में मिलते समय ये 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख या एस्चुएरी बनाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच। अब गोदावरी नदी की बात करते हैं, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। हाँ, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसी तरह कृष्णा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसका भी जल ग्रहण क्षेत्र काफी बड़ा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक फैला हुआ। दक्षिण भारत में कावेरी नदी का नाम भी बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जी, और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो दक्षिण की नदियां मौसमी होती हैं, लेकिन कावेरी लगभग 12 मासी है। यही तो जादू है। ऐसा कैसे संभव है कि दक्षिण की नदी होकर भी उसमें साल भर पानी रहता है? क्योंकि प्रकृति ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार व्यवस्था की है। इस नदी को गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, जो कर्नाटक के ऊपरी हिस्से में बारिश लाता है। बिल्कुल। और सर्दियों में जब उत्तर पूर्वी मानसून लौटता है तो उससे इसके निचले हिस्से में यानी तमिलनाडु में वर्षा होती है। मतलब दोनों मानसून से पानी मिलता है। ये जानकारी तो सच में दिमाग की बत्ती जला देने वाली है। सुनने वालों के लिए ये एक बेहतरीन पॉइंट है। बिल्कुल है। अब तक हमने नदियों के उद्गम और उनके विज्ञान को समझा, लेकिन अगर हम इनके आर्थिक महत्व को देखें तो ये साफ है कि भारत की नदियां अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार हैं। कोई शक नहीं इसमें। चाहे उत्तरी मैदानों की कृषि हो या भाखड़ा नांगल और सरदार सरोवर जैसे बड़े बांधों से होने वाला जल विद्युत उत्पादन। हाँ, सिंचाई, बिजली, मछली पालन और परिवहन, नदियां ये सब कुछ देती हैं।
तेजी से बढ़ते शहरों के लिए पीने का पानी भी तो इन्हीं से आता है। लेकिन इन जीवन रेखाओं के सामने आज बहुत बड़े संकट खड़े हो गए हैं। डायमंड एकेडमी 245 की स्रोत सामग्री में इसका भी जिक्र है। जी, अगर हम प्राकृतिक चुनौतियों की बात करें तो बिहार के शोक या सौरो ऑफ बिहार के नाम से मशहूर कोसी नदी का उदाहरण सामने आता है। कोसी नदी अपना मार्ग बदल लेती है ना? हाँ, ये अपने साथ हिमालय से भारी मात्रा में अवसाद या गाद लेकर आती है। मैदानी इलाके में आते ही बहाव धीमा हो जाता है और वो गाद नदी का ही रास्ता रोक लेती है। जिससे पानी नई दिशा में बहने लगता है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। एकदम सही। और दूसरी तरफ जो पूरी तरह से मानव निर्मित संकट हैं, जैसे औद्योगिक कचरा, सीवेज का पानी और प्लास्टिक प्रदूषण, जिसने नदियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और इन्हीं सब को देखते हुए भारत सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसके मुख्य स्तंभों में सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और जैव विविधता का संरक्षण शामिल है। और जन जागरूकता भी। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सरकार तो योजनाएं बना सकती है, लेकिन इन जीवन रेखाओं को बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इतने सारे तथ्य, इतना सारा विज्ञान। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नदियां केवल भूगोल के नक्शे पर खींची गई नीली रेखाएं नहीं हैं, वे हमारी सभ्यता की नींव हैं। आज हमने न केवल उनके रास्तों को समझा, बल्कि उनके अस्तित्व के महत्व को भी जाना। सही कहा। और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। हजारों सालों से इन नदियों ने हमारे अनुसार अपना रास्ता नहीं बदला था, बल्कि हमारी सभ्यताओं ने नदियों के अनुसार खुद को ढाला था। हम उनके किनारे बसे, उनके बहाव को समझा। हाँ, लेकिन आज अपने औद्योगिक विकास और प्रदूषण के कारण क्या हम इन प्राचीन और प्राकृतिक व्यवस्थाओं को उस सीमा तक धकेल रहे हैं जहां से उनकी वापसी असंभव हो जाए? जब एक नदी सूखती है या अपना रास्ता बदलती है, तो केवल पानी नहीं जाता, बल्कि पूरा इतिहास और भविष्य बदल जाता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना ही होगा। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस ज्ञानवर्धक गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस पूरी जानकारी को इतने स्पष्ट रूप में हमारे सामने रखने के लिए हम डायमंड एकेडमी 245 को श्रेय देना चाहेंगे। ज्ञान की इस यात्रा में आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।